नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज और उत्तराखंड समग्र राजनीतिक इतिहास को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे, उसके पूरे नोट्स को हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो आज हमारा इस सीरीज़ का 9वां पार्ट है जिसमें हम एक 7वें चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक जो इसके प्रीवियस चैप्टर हैं, जो हमारे 8 पार्ट अभी तक बन चुके हैं इसके, उनको कवर नहीं किया तो आप उनको पहले जाके देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने गढ़वाल को कितने परगनों में बांटा था? तो अंग्रेजों ने गढ़वाल को 11 परगनों में बांटा था और 86 पट्टियों में बांटा था। तो दोनों आपको याद रखना है। परगने कितने थे गढ़वाल में उस समय? 11 परगने थे और 86 पट्टियां थी। वहीं अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं को अंग्रेजों ने 19 परगनों में और 125 पट्टियों में बांटा था। दूसरा प्रश्न है, तहसीलदार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो तहसीलदार के लिए जो नियुक्ति की गई थी, इसके नीचे कौन कार्य करता था? कानूनगो जो होता था वह तहसीलदार के नीचे कार्य करता था, ठीक है। और कानूनगो के नीचे फिर काम करते थे पटवारी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा पटवारियों की नियुक्ति की गई थी? तो कौन से कुमाऊं कमिश्नर ने पटवारी जो पद थे ये सृजित किए थे? ये किए थे विलियम ट्रेल ने 1819 के अंदर। 1819 में विलियम ट्रेल ने 9 पटवारियों की नियुक्ति कराई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पटवारियों की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने करवाई थी? विलियम ट्रेल ने 1819 के अंदर। अगला है, प्रधान के बालिग होने तक नियुक्त किया जाता था। देखिए, जो प्रधान होता था, जिसका कार्य होता था ग्राम का जो राजस्व एकत्रित करने का, वो काम कौन करता था? वो प्रधान करता था, ठीक है। लेकिन जब इसका मृत्यु हो जाती थी और इसका पुत्र, क्योंकि प्रधान का जो पद था वो पैतृक पद था, तो इसका पुत्र अगर नाबालिग है तो उस समय इसके बालिग होने तक मुख्तियार की नियुक्ति वहाँ पर की जाती थी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधान का जो प्रतिनिधि होता था, नाबालिग प्रधान का जो प्रतिनिधि होता था, उसे मुख्तियार कहा जाता था। अगला है, प्रधान व सरकार के मध्य के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो प्रधान जो गांव से जो राजस्व एकत्रित करना है उसको एकत्रित करता था, और उसके बीच में एक और अधिकारी होता था जिसको थोकदार कहा जाता था। जो थोकदार होता था ये पूरे परगने से राजस्व का एकत्रित करता था। यानी कि आपको पता है, जो परगने हैं कई सारे गाँवों में विभाजित थे, तो अलग अलग गाँवों से जो राजस्व है वो एकत्रित करेंगे प्रधान, और उन सबको मिलाकर फिर वो किसके पास देंगे? वो देंगे थोकदार के पास, और थोकदार फिर उसे सरकार के पास जमा कराता था। तो आपको ध्यान रखना है, गांवों से राजस्व एकत्रित कौन करता था? प्रधान, और परगनों से कौन करता था? थोकदार। और सरकार और प्रधान के बीच का अधिकारी भी कौन होता था? थोकदार होता था। इसी थोकदार को दक्षिण गढ़वाल में कमीन या कामीन के नाम से जाना जाता था, और उत्तर गढ़वाल में इसे सयाना के नाम से जाना जाता था। दोनों एक ही नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑफिशियल नाम थोकदार था, दक्षिण गढ़वाल में इसे कमीन या कामीन कहते थे, और उत्तर गढ़वाल में इसे सयाना कहा जाता था। अगला है, थोकदार प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? देखिए, थोकदार जो होता था ये अपने पद के काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग करने लगे थे, और इस प्रथा को, थोकदार का जो ये पद था, इसे समाप्त करने का प्रयास किया था हेनरी रैमजे ने, लेकिन करा नहीं था। 1856 में ये प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी, आपको पता 1857 में जो क्रांति हुई उसका भी कुछ असर पड़ा होगा, जिसके कारण थोकदार को यहाँ पर रैमजे को बरकरार रखना पड़ा। अगला है, किसके बंदोबस्त को 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है? तो 20 साला बंदोबस्त ये कहा जाता है बेटन के बंदोबस्त को, ठीक है। बेटन ने कुमाऊं के अंदर ये बंदोबस्त किया था 1843 में, और गढ़वाल में किया था 1840 में। इसी बंदोबस्त को जाना जाता है 20 साला बंदोबस्त के नाम से, ये आपको याद रखना है। अगर पूछेगा 80 साला बंदोबस्त किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विलियम ट्रेल के बंदोबस्त को, ठीक है। और सन 80 का बंदोबस्त बेकेट को कहा जाता है। खसरा माप के द्वारा भूमि की माप किसने करवाई थी? तो खसरा मापन प्रणाली के द्वारा भूमि की जो नपाई करवाई ये बेकेट ने करवाई थी। बेकेट ने 9वां भूमि बंदोबस्त किया था 1863 के अंदर हेनरी रैमजे के शासन काल में, ठीक है। और उसी में इसने खसरा मापन प्रणाली का प्रयोग किया था, ठीक है। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अभी हमने बात करी, हेनरी रैमजे था। और 1863 का ये जो 9वां भूमि बंदोबस्त था, ये पहला भूमि बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक पद्धति से किया गया था। तो आपको याद रखना है, बेकेट ने कौन सा भूमि बंदोबस्त किया था? 9वां किया था, और वैज्ञानिक पद्धति से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त कौन था? तो भी बेकेट का ही था, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल में लगान अधिकारियों ने भूमि को कितने वर्गों में बांटा था? तो जब बेकेट ने इसका यहाँ पे भूमि बंदोबस्त किया था तो उसने भूमि को 5 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से वो 5 वर्ग थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, तालाब सेरा, जिसमें जो भूमि होती थी उसे हमेशा उसकी सिंचाई की जाती थी, यानी कि सदैव सिंचाई की जाने वाली भूमि को कहा जाता था, उसको इस वर्ग के अंदर रखा गया। दूसरा वर्ग था पंचर सेरा, जो कि अपूर्ण रूप से संचित होती थी, यानी कि कभी कभार इसकी सिंचाई वहाँ पे हो जाती थी, ठीक है। अगली थी हमारी उपराव भूमि।
उपराव भूमि क्या होती थी, यह एक प्रकार की सूखी भूमि थी, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चौथी थी इजरान, यह पथरीली भूमि होती थी, निम्न श्रेणी की भूमि को इजरान कहा जाता था, ठीक है। और पांचवा वर्ग था कंटील, इसके अंदर खील भूमि आती थी। खील भूमि वो भूमि होती थी जिस भूमि को 8-10 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर उसके बाद एक बार में उसकी खेत की सिंचाई या उसकी जुताई वहां पे होती थी, ठीक है। तो उस भूमि को खील भूमि या कोनाल भूमि भी कहा जाता था, ठीक है। कोनला भूमि भी इसी को कहा जाता था। तो इन 5 वर्गों में विभाजित किया गया था भूमि को ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश काल में किस भूमि को केसर हिंद भूमि कहा जाता था? तो ब्रिटिश काल के अंदर जो बेकार भूमि होती थी या जिसकी बेनाप भूमि होती थी, जिसकी कोई नाप नहीं की जाती थी, उस भूमि को केसर हिंद भूमि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बेकार भूमि या वेस्टलैंड भूमि भी इसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। वन प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया था? तो वन प्रबंधन का जो पहला प्रयास किया था वो विलियम ट्रेल ने किया था 1823 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1869 में कुमाऊं वन प्रबंधन का भार किसे सौंपा गया था? देखिए 1869 में ही गढ़वाल के अंदर जो वन विभाग है उसकी स्थापना होती है और उसका जो प्रबंधन सौंपा गया था वो पियर्सन को सौंपा गया था, ठीक है। कुमाऊं वन प्रबंधन या जो पूरा कुमाऊं कमिश्नर थी उस समय, जिसके अंदर ब्रिटिश गढ़वाल भी आता था, वो पूरा प्रबंधन किसको सौंपा गया था? पियर्सन को सौंपा गया था। और इसी साल गढ़वाल के अंदर वन विभाग की स्थापना भी होती है। अगर बात करें कुमाऊं में वन विभाग कब बना, तो ये बना था 1868 में, एक साल बाद गढ़वाल में बना और 1885 में टिहरी के अंदर वन विभाग की स्थापना की गई थी। अगला है बेकार भूमि को वन भूमि कब घोषित किया गया? तो देखिए जो बेकार भूमि होती थी, जो वेस्टलैंड भूमि होती थी, उसे वन भूमि में घोषित किया गया 1893 में, ठीक है। किसके द्वारा घोषित किया गया था? पौ के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1893 में। और इसी साल पौ ने इस भूमि को, जो बेकार भूमि होती थी, केसर हिंद भूमि का नाम दिया था। तो पूछा जा सकता है कि बेकार भूमि को केसर हिंद नाम किसने दिया? वो पौ ने ही दिया था, ठीक है। अगला है भूमि को ABC 3 वर्गों में किसने बांटा था? देखिए जब हमने उत्तराखंड के अंदर वन बंदोबस्त के बारे में पढ़ा, वन प्रबंधन के बारे में पढ़ा, अगर आपने अभी तो वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। वहां पे हमने बात करी कि जो नेल्सन और इसका साथी एक और था स्टीफी, इन दोनों ने उत्तराखंड के अंदर जो दूसरा वन बंदोबस्त था 1911 में वो करवाया था। तो उसी नेल्सन ने भूमि को 3 वर्गों में बांटा, A वर्ग, B वर्ग और C वर्ग के अंदर। तो पूछा जा सकता है भूमि को 3 वर्गों में किसने बांटा था? नेल्सन ने बांटा था। इसने द्वितीय वन बंदोबस्त किया था उत्तराखंड का, 1911 से 17 के बीच ये बंदोबस्त चला था। पहला वन बंदोबस्त उत्तराखंड का किसने किया था? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जो A वर्ग होता था और जो B वर्ग होते थे, इस वर्ग की भूमि वन विभाग के अधीन थी, जबकि जो वर्ग C होता था ये गांव वालों को यह भूमि दी गई थी, यानी कि इस वर्ग की जो भूमि होती थी उस पर अधिकार गांव वालों का होता था। अगला है गढ़वाल के वनों को 2 भागों में, उत्तर गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल में कब बांटा गया? तो गढ़वाल के वनों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिनको बोला गया उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल। ये बांटा गया 1914 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है गढ़वाल के वनों का वर्गीकरण या उनका विभाजन कब किया गया? 1914 में, ठीक है। उत्तर गढ़वाल के जो वन थे उनके लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। वो किसने बनाई? वो बनाई ओस मास्टन ने 1916 के अंदर, ठीक है। और दक्षिण गढ़वाल के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भोला ने बनवाई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, गढ़वाल में वनों को कब बांटा गया? उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल में, ये 1914 में। जो उत्तरी गढ़वाल थे उनका प्रबंधन कौन देख रहा था? उनके लिए योजनाएं कौन बना रहा था? ओस्ट मास्टन बना रहा था। दक्षिणी गढ़वाल के लिए कौन बना रहा था? तो कोई भोला नाम का कोई व्यक्ति था उस समय, वो बना रहा था, ठीक है। और बाद में ये जो दोनों डिवीजनें थी, उत्तर गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल, इनको फिर से एक कर दिया गया 1924 में। तो विभाजन कब हुआ? 14 में। एकीकरण कब हुआ? 24 में, ठीक है। ब्रिटिश शासन में जिला अदालतों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो देखिए ब्रिटिश शासन के अंदर जिला जो अदालतें होती थी उनका सर्वोच्च अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर ही होता था। अगला है मेमोरी ऑफ द राज कुमाऊं किसकी रचना है? तो मेमोरी ऑफ द राज कुमाऊं यह रचना है GR काला की। इंपॉर्टेंट किताब है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा जेल पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है, पहले भी हम इसको कई बार कवर कर चुके हैं। देखिए अल्मोड़ा जेल ये 1815 में बनाई गई। अल्मोड़ा थाना पूछेगा तो ये 1837 में बनाया गया था, ठीक है। अल्मोड़ा थाना 1837 में। पौड़ी जेल की बात करें तो पौड़ी जेल 1821 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर पौड़ी जेल 1850 भी मिलती है, लेकिन आपको उसको ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल 1821 ध्यान रखना है। अगर 21 ऑप्शन में ना हो तो फिर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों आते हैं तो आपको 21 को ही याद रखना है, ठीक है, 50 को नहीं रखना। नैनीताल थाने की स्थापना कब की गई थी? उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
अगला है श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना कब की गई। तो श्रीनगर के अंदर वर्नाकुलर स्कूल इसकी स्थापना की गई थी 1840 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना 1840 में कहाँ पर की गई थी, ये श्रीनगर में की गई थी। ठीक है। अगला है टिहरी राज्य द्वारा श्रीनगर में कोड़ी खाना कब खोला गया था। तो ये देखिए एक अस्पताल के रूप में आप इसको देख सकते हैं, दवाई खाना के रूप में। तो कोड़ी खाना जो था यहाँ खोला गया था श्रीनगर में 1901 के अंदर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है, देखिए श्रीनगर उस समय ब्रिटिश के अधीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो खाना खोला गया, यहाँ पे दवाई खाना खोला गया, ये टिहरी की तरफ से खोला गया था। ठीक है, टिहरी रियासत ने इसको खोलने में मदद करी थी। अगला है किस वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने का निर्णय लिया गया। देखिए उस समय स्थानीय जो प्रशासन चलता था, उस समय नगर पालिका तो नहीं थी, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वहाँ पे गठन किया गया था जो पूरे स्थानीय प्रशासन को देखता था। 1927 में इस बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपने सभी कार्यों को हिंदी में करेगा। तो पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा हिंदी में सभी कार्य करने का निर्णय कब लिया गया, 1927 में लिया गया। अगला है ब्रिटिश अधिकारियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना क्या कहलाता था। तो ब्रिटिश अधिकारियों को निःशुल्क भोजन देने को कहा जाता था कुली बर्दाश्त। ठीक है, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त नाम की प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित थी, ये आपको पता है। कुली बर्दाश्त के बारे में पेपर में पूछा जा चुका है कि इसके अंतर्गत क्या होता था। तो अंग्रेजों को निःशुल्क भोजन या निःशुल्क राशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाना होता था। कुली बेगार की बात करें तो कुली बेगार में आपको बिना पैसे दिए वहाँ पे जबरदस्ती आपको काम कराया जाता था। और कुली उतार के अंदर आपको अंग्रेजों का जो कहीं भी आए या जाएं उनका सामान वहां पे ढोना पड़ता था। तो ये प्रथाएं थी जो इनके टाइम पे चल रही थी। ठीक है। अगला है अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना कब की गई। तो अल्मोड़ा के अंदर यूथ क्लब या हैप्पी क्लब दोनों एक ही बात आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही 1903 आता है और जीबी पंत आता है। तो यूथ क्लब पूछेगा तो 1903 जीबी पंत अल्मोड़ा के अंदर, हैप्पी क्लब पूछेगा 1903 अल्मोड़ा और जीबी पंत के द्वारा। ठीक है। अगला है कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब की गई। तो कुमाऊं के अंदर कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी अल्मोड़ा के अंदर। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई या कांग्रेस की एक शाखा अल्मोड़ा के अंदर कब स्थापित की गई। तो सभी एक ही प्रश्न है, बस घुमा के पूछे जाते हैं। ये की गई थी 1912 में अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है। और 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई, ये की गई नैनीताल में। इसी के बीच में जो 2 साल का गैप था 1914 में होम रूल लीग आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस, 1914 में होम रूल लीग आंदोलन, 1916 में कुमाऊं परिषद और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस। ठीक है। अगला है वर्ष 1879 में अल्मोड़ा में एक गुप्त संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। देखिए 1879 में अल्मोड़ा के अंदर एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई, ये की गई रास बिहारी बोस और भास्कर जोशी के द्वारा। अगला है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो अल्मोड़ा के अंदर ही स्थापित किया गया था डिबेटिंग क्लब 1870 में। इसको स्थापित किया था बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है। और बाद में अगले ही साल जब 1871 में इस डिबेटिंग क्लब के द्वारा अल्मोड़ा अखबार निकाला गया तो उसके भी ये प्रथम संपादक बने थे। अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की गई। तो अल्मोड़ा के अंदर शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में हुई और यह किसने स्थापित करी थी, स्वामी सत्यदेव ने इसकी स्थापना करी थी। तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने करी, स्वामी सत्यदेव ने। अगला प्रश्न है कूली एजेंसी की स्थापना। तो देखिए कूली एजेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। कूली एजेंसी की स्थापना करी थी 1908 में। ठीक है, 1908 में इसकी स्थापना होती है और जो इसके पहले सचिव बनाए जाते हैं या इसकी स्थापना में जो प्रमुख योगदान था वो किसका था, वो जोत सिंह नेगी का था। ठीक है, तो कूली एजेंसी 1908 में बनी। प्रथम सचिव जो इसके बनाए गए वो कौन थे, जोत सिंह नेगी थे। अगर बात की जाए कूली एजेंसी का जो विचार था वो सर्वप्रथम किसने दिया था, वो दिया था गिरिजादत्त नैथानी ने। ठीक है, 1907 में गिरिजादत्त नैथानी ने यह विचार दिया था जोत सिंह नेगी को कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कूली प्रोवाइड करवाए ताकि अंग्रेज़ों को उसका जो वो फ़ायदा उठाते हैं वो ज़्यादा ना उठा पाएँ, लोगों को प्रताड़ित ना कर पाएँ। ठीक है, कूली एजेंसी होगी तो लोग इसके अंदर जुड़ेंगे और इसके माध्यम से लोगों को कुछ पैसा दिया जा सकता है। तो ये इनका प्लान था। तो कूली एजेंसी का जो विचार था वो किसका था, गिरिजादत्त नैथानी का था 1907 में। इसके पहले सचिव बनाए गए थे जोत सिंह नेगी। ठीक है, और दूसरे सचिव इसके बनाए गए थे तारादत्त गेरोला।
ठीक है। तारादत्त गेरोला का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कूली एजेंसी को लेकर, वो आपको याद रखना है। तारादत्त गेरोला ने कहा था कि कूली एजेंसी कूली बेगार प्रथा का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ये कथन किसने कहा था? तारादत्त गेरोला ने, जो कि इस एजेंसी के दूसरे सचिव थे। अंतिम सचिव की अगर हम बात करें तो शालिग्राम सिंह, जो 1923 में इसके अंतिम सचिव रहे थे, ठीक है, क्योंकि 1923 में ही इस एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एजेंसी समाप्त कभी ये भी पूछा जा सकता है। स्थापना हुई 1908 में, एजेंसी की समाप्ति की गई 1923 के अंदर। क्यों की गई? आपको पता है कूली बेगार प्रथा जो थी उत्तराखंड के अंदर, उसकी समाप्ति कब की गई? 1921 के अंदर, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल रूप से इसको समाप्त किया गया 1923 में, और इसी साल कूली एजेंसी जो थी इसको भी बंद कर दिया गया, ठीक है। अगला है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। तो काशीपुर के अंदर प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की गई थी। यह भी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। अगला है टिहरी में बाल सभा की स्थापना कब की गई? तो टिहरी में स्वामी सत्यदेव के द्वारा, या स्वामी सत्यदेव नारायण थे आई थिंक, तो उनके द्वारा ये जो बाल सभा है यह टिहरी में बनाई गई थी 1935 के अंदर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत को कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले थे? तो जब पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 के बीच, उस युद्ध के दौरान भारत को कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे, जिनमें से 2 विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड के सैनिकों को मिले थे। किन किन को मिले थे? पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था दरबान सिंह नेगी को, और दूसरा विक्टोरिया क्रॉस मिला था गब्बर सिंह नेगी को, ठीक है। तो दरबान सिंह को पहला मिला था और दूसरा मिला था, मरणोपरांत प्रथम मिला था गब्बर सिंह नेगी को, ठीक है। मिलिट्री क्रॉस की बात करें तो भारत को कुल 10 मिलिट्री क्रॉस मिले थे उस युद्ध के दौरान, जिसमें से 4 उत्तराखंड को मिले थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज में लगभग कितने सैनिक गढ़वाल के थे? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लगभग 2500 सैनिक जो थे ये गढ़वाल के थे। 1942 में गढ़वाल राइफल्स की जो 2 टुकड़ियां थी, 2/18 एक टुकड़ी और दूसरी थी 5/18, इन दोनों टुकड़ियों के जो सैनिक थे ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, और इन दोनों ही टुकड़ियों में कुल सैनिकों की संख्या 2500 थी, ठीक है। इन दोनों टुकड़ियों के ही सैनिक भर्ती हुए थे आज़ाद हिंद फौज में। आपको ध्यान रखना है कब हुए थे? 1942 के अंदर। इसके बाद कुछ अधिकारियों को बड़े बड़े पद यहां पे दिए गए, जैसे कर्नल बनाया गया था पितृशरण रतूड़ी को। तो पूछा जा सकता है किस व्यक्ति को आज़ाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला था? पितृशरण रतूड़ी को मिला था, और बाद में इन्हीं रतूड़ी जी को सुभाष चंद्र बोस ने सरदार ए जंग की उपाधि भी दी थी। तो पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस ने किसे सरदार ए जंग की उपाधि दी थी? तो वो थे पितृशरण रतूड़ी। इसके अलावा ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो कि सिंगापुर में था आज़ाद हिंद फौज का, उसका कमांडर नियुक्त किया गया था चंद्र सिंह नेगी को। बोस के जो निजी सहायक बनाए गए थे वो बुद्धिशरण रावत को बनाया गया था। तो पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक किसे बनाया गया था? बुद्धिशरण रावत को। और इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस की अंगरक्षक बटालियन थी, यानी कि जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उसका कमांडर किसको नियुक्त किया गया? तो देव सिंह दानू को उसका कमांडर बनाया गया था, ठीक है। अगला है कांग्रेस के 1919 अमृतसर सम्मेलन में भाग किसने लिया था? देखिए जो कांग्रेस का 1919 में सम्मेलन हुआ था अमृतसर के अंदर, उसमें भाग लिया था गढ़वाल के 2 नेताओं ने, मुकुंदी लाल ने और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना किसने करी थी? देखिए गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना 1938 के टाइम पे ये करी थी प्रताप सिंह नेगी ने। ये इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष बनाए गए थे उमानंद बर्थवाल को। दोनों बातें याद रखनी हैं। गढ़वाल जागृत संघ 1938, अध्यक्ष कौन थे? प्रताप सिंह नेगी, और उपाध्यक्ष कौन थे? उमानंद बर्थवाल, ठीक है। एक और चीज़ आपको गढ़वाल जागृत संघ से ही मिलता जुलता नाम है जागृत जनता, ठीक है। तो जागृत जनता करके एक समाचार पत्र यहाँ से प्रकाशित होता था। वो पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? हल्द्वानी से वो पत्र प्रकाशित होता था। 1939 में उसका प्रकाशन शुरू हुआ और उसके संपादक थे पीताम्बर दत्त पांडे। तो पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि जागृत जनता समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आप जवाब देंगे हल्द्वानी से। कब होता था? 1939 से। कौन करते थे? तो पीताम्बर दत्त पांडे उसका प्रकाशन वहाँ से करते थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है हमारे लिए आज का प्रश्न आखिरी है कि डोलापाल की समस्या की सूचना महात्मा गांधी को किसने दी थी? तो देखिए जो डोलापाल की आंदोलन था 1930 के दशक में ये चलाया गया था जयनंद भारती के द्वारा, ठीक है। और यह जो आंदोलन था ये किससे संबंधित था? ये शिल्पकारों से संबंधित था, ठीक है। दलित या शिल्पकारों से ये संबंधित था, और इसकी सूचना महात्मा गांधी को दी थी रमेश चंद्र बहुखंडी ने, ठीक है। देखिए 1940 की यह बात है जब महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, और उस समय ऐसी कोई घटना घटी यहाँ पर
जिसके अंदर किसी को डोला जो पालकी थी उसके अंदर से उतारा गया था। ये सूचनाएं जब महात्मा गांधी को दी गई कि गढ़वाल के अंदर ऐसी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जिसमें दलितों को यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके की पालकी में बैठ सके, तो महात्मा गांधी ने इसके बाद क्या करा था, गढ़वाल के अंदर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, 1940 के ही टाइम पे। उसके बाद 1941 में इस जो डोला पालकी को लेकर लैंसडाउन के अंदर एक विशाल सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि लैंसडाउन में डोला पालकी का सम्मेलन कब आयोजित किया गया। डोला पालकी आंदोलन से संबंधित जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया 1941 में। और इसी सम्मेलन के अंदर ये किया गया कि ये जो प्रथा थी जो पहले से चली आ रही थी कि दलित या शिल्पकार लोग जो है पालकी में नहीं बैठ सकते थे, उस प्रथा को वहाँ पर बंद कर दिया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने फिर यहाँ से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया। तो आपको ध्यान रखना है डोला पालकी को लेकर एक सम्मेलन लैंसडाउन में आयोजित किया गया था 1941 के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं जिसके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे हमने कुली बेगार प्रथा के बारे में ऊपर बात करी, तो कुली बेगार प्रथा से ही मैं आपसे दो प्रश्न यहाँ पे पूछता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुली बेगार प्रथा को असंवैधानिक घोषित कब किया था। एक प्रश्न ये है, पहले भी हम कई बार इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा यह किताब किसने लिखी है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपने कमेंट करके जरूर बताना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे डाउट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।